हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री की एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम एक पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का है। इसमें जितने भी प्रश्न होंगे सभी को हम एक एक करके हल करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि पेपरों में बहुत ही कम टाइम बचा है। जितना हो सके उतने मॉडल पेपर लगाइए, ठीक है, जिससे आपकी एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी और दूसरी बात, इसमें पेपरों में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वे भी तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हम ऐसा ही करने वाले हैं। हम एक पेपर को आज हम पूरे पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न से, और साथ ही हम बताएंगे कॉपी को आपको लिखना कैसे है और वो भी उस जिसमें आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 1 है। इस प्रश्न में जितने भी 4 विकल्प दिए गए हैं उन सही के विकल्प चुनकर हमें लिखना है। तो देखिए पहले प्रश्न 1 का है ग्लूकोज या एल्डिहाइड टॉलरेंट अभिकर्मक से क्रिया करके बनाता है। तो ये आपके 4 ऑप्शन होंगे। तो आपका देखिए सबके चारों के हमने आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको कॉपी में लिखना है। देखिए चलिए देख चल दें। तो पहले का क्या हो जाएगा, आपका क्या देते हैं, क्या बनाते हैं, Ag2O या Ag, तो आप लिखोगे Ag बनाता है। ठीक है, फिर देखिए खा है हिंसबर्ग अभिकर्मक है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका वाह, यानी क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हो जाएगा, यानी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हो जाएगा। फिर देखिए अगला है गा का कैनिंजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, बेंजोइक अम्ल, टालविन या बेंजिल्डिहाइड या फॉर्मिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी साफ बेंजिल्डिहाइड। फिर होगी का है परिशोषित स्प्रिट में एल्कोहल होता है 100%, 95.5%, 75% या 5.6%। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 95.5% होता है। अगला देखिए, अगला है फास्जीन है। तो PH3 या POCl3 या PaCH2 या COCl2, तो क्या है, COCl2 है। ठीक है, अगला देखिए क्या है आपका उत्तर, क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या दिया है आपका कि निम्नलिखित में वर्ग समतली यौगिक में से कौन सा समपक्ष एवं विपक्ष समावयविक रूप विद्यमान है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा Ma2B2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ, और प्रश्न नंबर 2 आपका क्या है, किन्हीं 2 लेंथेनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर उनकी ऑक्सीकरण अवस्था भी लिखिए। तो देखिए ये दिखाया हमने प्रश्न नंबर क्या है, जो आपका 2 है, 2 के का उत्तर क्या होगा, हमें लिखना है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, दो लेंथेनाइड तत्वों के नाम लिखनी है, उनकी ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करनी है। तो देखो हमने लेंथेनाइड के तत्व लिए, एक लिखा 57 यानी लेंथेनम La, जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 5D1 और 6s2 हो जाएगा। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी करेंगे, +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार एक और तत्व लिए हमने 58 सीरियम यानी Ce, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा FS1 5D1 और 6s2 और ऑक्सीकरण अवस्था +2 +3 +4 अवस्था। ये लास्ट वाले अंक लिए लिखे हुए हैं ऑक्सीकरण अवस्था के, वो देखना है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर आपका 2 का खा है। प्रश्न नंबर 2 का है तापीय गुणांक क्या है, अभिक्रिया के वेग से इसका क्या संबंध, यानी इसका संबंध बताइए। 2 अंक का है। तो देखिए आपको पेपर में बस ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा है। देखिए प्रश्न नंबर 2 के खा का उत्तर हो जाएगा, तो क्या है, T डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक KT हो और 10 डिग्री सेल्सियस पर अधिक ताप पर वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा KT+10 हो, तो इनका अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। जैसे KT + 10 डिग्री सेल्सियस बटे KT हो जाएगा, इसका संबंध हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 2 नंबर आपके यहाँ पर मिल जाएंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 का क्या है, गा है सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है। चलिए देखते हैं क्यों हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 के गा का उत्तर क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डुबोने पर यह धातु सिल्वर नाइट्रेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देती है। कॉपर नाइट्रेट विलयन में कॉपर आयन Cu+2 तथा नाइट्रेट आयन होता है। ठीक है,
और कॉपर आयन Cu2+ बनने के कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है। क्लियर है। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या था, तो अब देखिए घावा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 के घा है 0.1 मोल यूरिया तथा 0.1 मोल NaCl विलयन में किसका परासरण दाब अधिक होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं आंसर होगा किसका, प्रश्न नंबर 2 के घा का उत्तर। तो 0.1 मोल NaCl का परासरण दाब 0.1 मोल यूरिया से अधिक होगा। कारण, तो परासरण दाब एक अणुसंख्य गुण है, अर्थात यह कणों की संख्या पर निर्भर करता है। NaCl का आयनीकरण होता है, जबकि यूरिया क्या होता है, आयनीकृत नहीं हो सकता। इसलिए NaCl में यूरिया की तुलना में कणों की संख्या अधिक होती है। क्लियर है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का है हेलोएल्केन केसीएन से अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल साइनाइड बनाते हैं, जबकि AgCN से अभिक्रिया करने पर आइसोसाइनाइड प्रमुख उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। समझाइए। चलिए देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 के का उत्तर क्या होगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें पोटेशियम साइनाइड यानी KCN आयनिक यौगिक हैं, यह विलयन में साइनाइड आयन प्रदान करते हैं। साइनाइड आयन सी पे डबल बॉन्ड यानी कितने कार्बन की संयोगिकता कितनी होती है, 4 होती है। तो डबल बॉन्ड 2 बंद तो अलग रह जाएंगे, लेकिन 3 बंद नाइट्रोजन कितनी होती है, 3 संयोगिकता होती है। तो कितनी, 3 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होती है। तो ये क्या कर लेंगे, आपस में बंध बनाकर जुड़े हैं। में C तथा N दोनों परमाणुओं के पास बंध बनाने के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के लिए उपस्थित होते हैं। चूँकि सी यानी सी और सी के बीच यानी कार्बन के बंध सी और कार्बन और नाइट्रोजन प्रबल बंध होते हैं, इसलिए मुख्य उत्पाद C2H5OH है। अतः क्या हो जाएगा आपका समीकरण के लिए लिखें तो C2H5 यानी एथिल आयोडाइड प्लस क्या हो जाएगा KCN C2H5CN प्लस KI और जब बन जाएंगे। ठीक है, ये मुख्य उत्पाद के रूप में आपके बन जाएंगे। क्या बन जाएगा, C2H5CN यानी एथिल साइनाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का खा। प्रश्न नंबर 3 का खा क्या है, तो देखिए क्या है, क्या बताया फिर, एल्कोहल के निर्जलन द्वारा ईथरों के विरचन की एक उदाहरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए निर्जलीकरण कैसे हो जाएगा। निर्जलीकरण द्वारा हम क्या बनाना, एथिल एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा क्या बनाना है, हमें डाईएथिल ईथर बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, C2H5 यानी एथिल को C2H5OH प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की क्रिया कितनी 160 से 180 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर तो क्या बनता है, एथीन प्राप्त होता है यानी CH2 प्लस H2। फिर दोबारा हम क्या करें, 2C2H5OH की सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 130 से 140 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराएं तो हमें क्या बनता है, डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। साथ में क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो बात की जाए कैसे कि एल्कोहल के आधिक्य में एल्कोहल का निर्जलीकरण सेज़ेप नियम के अनुसार होता है तथा अम्ल उत्प्रेरक निर्जलीकरण में अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन क्रियाशील मध्य के रूप में बनता है। ठीक है, क्या बनता है, कार्बोनियम आयन क्रियाशील मध्य के रूप में बनता है। ठीक है, क्लियर है। तो अगला देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 का गा, क्लीमेंस अपचयन को उदाहरण देते हुए समझाइए। तो देखिए गा क्या लिखना है कि जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को अम्लगम तथा सांद्र HCl के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो वह अपने संगत हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाती है। इस अभिक्रिया को क्लीमेंस अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण की बात की जाए तो CH3CHO, ठीक है, एस्टिल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन अपचयित कर देंगे तो ZnHG की उपस्थिति में, मरकरी की उपस्थिति में Hg साथ में HCl की उपस्थिति में क्रिया कराएं तो क्या बना, CH3 डैश क्या बनेगा, CH3 बन जाएगा और प्लस H2O प्राप्त होता है। यानी क्या बनाते हैं कि हाइड्रोकार्बन देते हैं, संगत क्या बनाते हैं, संगत हाइड्रोकार्बन दे, क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्या कहलाती है, क्लीमेंस अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। चलिए तो अगला देखते हैं।
प्रश्न नंबर क्या होगा 3 का घ, एथिल एमीन तथा एवं एनिलीन में विभेद के लिए कोई रासायनिक परीक्षण दीजिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 के घ का उत्तर देखेंगे तो पहले देखिए हमें क्या करना है, एथिलेमिन। तो C2H5NH2 की प्लस CaCl3 यानी क्लोरोफॉर्म से क्रिया करा दी जाए किसकी उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, जो कैसा होता है, दुर्गंध युक्त होता है, साथ में KCl प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। अगर इसी की बात करें एनिलीन को, एनिलीन यानी C6H5NH2 की क्लोरोफॉर्म से और साथ भी KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाए तो क्या प्राप्त होता है, C6H5NC प्राप्त होता है, यानी फेनिल आइसोसाइनेट प्राप्त होता है, जो एक बदबूदार गंध होता है। ठीक है, तो इनमें थोड़ा सा ही ये हो जाएगा, इनका रासायनिक परीक्षण के लिए इनका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आ जाएगा क्वेश्चन, कितने नंबर का है, 3 अंक का प्रश्न पूछाएगा। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाती है या उनकी संरचना बनाने के लिए आ जाती है। तो देखिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण निम्न 2 विधियों द्वारा संपन्न होता है। पहला होता है नाइट्रिक अम्ल से, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला है तो CHO एक खुली श्रृंखला हो जाती है, ग्लूकोज की संरचना हो जाती है। साथ में HNO3 से क्रिया करा देंगे तो क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोरिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में C-CHO व CH2OH दोनों समूह COOH में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इसी प्रकार एक और हो जाएगी ब्रोमीन जल से, तो ग्लूकोज की किससे, Br2 यानी ब्रोमीन जल से क्रिया करा दी जाए तो क्या बनाता है, ग्लूकोनिल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में केवल CHO समूह ऑक्सीकृत होता है। ठीक है, इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों अभिक्रियाओं को रोक कर वीडियो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते तो प्रश्न नंबर जो 4 का खा है, एल्डिहाइड तथा एवं कीटोन बनाने की 2 सामान्य विधि को रासायनिक समीकरण से लिखिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 के खा का उत्तर क्या होगा, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा हम सबसे पहले एल्डिहाइड बनाएंगे। तो एल्डिहाइड प्राथमिक एल्कोहल के नियंत्रित ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त होता है। जैसे बात की जाए कि एल्कोहल CH3CH2OH प्लस ऑक्सीकरण यानी नवजात ऑक्सीजन K2Cr2O7 की उपस्थिति में साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराई जाए तो CH3CH यानी एस्टेल्डिहाइड साथ में जल प्राप्त होता है। और दोबारा बात किया है द्वितीयक एल्कोहल की अम्लीय K2Cr2O7 या KMNO4 के द्वारा ऑक्सीकृत करने पर कीटोन प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए द्वितीयक एल्कोहल की नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराई KMNO4 तथा H2SO4 की उपस्थिति में तो क्या प्राप्त हुआ, आपका कीटोन प्राप्त हुआ, साथ में जल प्राप्त होगा। ठीक है, लिख लेना इसके लिए। और देखिए गा है मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे। तो देखिए गा है प्रश्न नंबर 4 का गा उत्तर है। तो मेथिल एल्कोहल को सैलिसिलिक अम्ल तथा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर मेथिल सैलिसिलेट बनता है, जिसमें 2 ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन जैसी मीठी गंध आती है। जैसी बात की है CH3OH यानी मेथिल एल्कोहल की किससे, सैलिसिलिक अम्ल यानी C6H4OH COOH अम्ल के साथ क्रिया कराने पर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या प्राप्त होता है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन प्राप्त होता है, यानी C6H4COOCH3 साथ में जल प्राप्त होता है। फिर एथिल एल्कोहल, तो यह उपर्युक्त अभिक्रिया में ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन की गंध नहीं देता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर घा क्या है, तो सेजेफ नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए सेजेफ नियम होता क्या है वो देखेंगे पहले। तो क्या है, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों का एल्कीनों में निर्जलीकरण उबलते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी 1:1 द्वारा सेजेफ नियम के अनुसार होता है। इस नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक बीटा हाइड्रोजन, ठीक है, क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन है होने पर बीटा हाइड्रोजन विस्थापन कम हाइड्रोजन रखने वाले कार्बन परमाणु से होगा। यानी देखेंगे कि क्या होगा, किसमें हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन किसके पास होगा, जो कम कार्बन परमाणु हाइड्रोजन रखने वाले कम कार्बन परमाणु के पास विस्थापित हो जाएगा बंध का। तो देखिए CH3 CH2 CHOH CH3 सेजेफ नियम, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो
बंद है, बंद का विस्थापन यानी CH2 यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ क्या बना लेंगे, यहाँ पर डबल बंद बनाकर चलेगा, यानी किसके पास एक कार्बन है, हाइड्रोजन है, वो किसके पास चला गया, इस कम हाइड्रोजन यानी कम कार्बन परमाणु के पास, जो कम हाइड्रोजन है उसके पास चला गया एक और CH, तो क्या बना लेंगे, CH बना लेंगे, तो विस्थापित होकर चला जाना है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो विस्थापन है, मैंने फिर दोबारा यहाँ पर देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CHU ऐसे द्वारा द्वितीय उत्पाद बनता जाएगा। ठीक है, ब्यूटीन हो जाएगा, बनते चले जाएंगे। बंद किसके पास चलेंगे, जिसके पास कम कार्बन के पास, जो कम कार्बन के पास जो कम हाइड्रोजन है उसके पास अधिक हाइड्रोजन वाले परमाणु उसके पास चले जाएंगे। ठीक है, यही सेट का नियम होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 के का क्या है, उपसय संयोजन यौगिक के महत्व स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उपसय संयोजन यौगिक वे योगात्मक यौगिक होते हैं जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन स्थायी रूप से कुछ निश्चित परमाणु या परमाणु के समूह से जुड़ा होता है। उदाहरण की बात की जाए, जैसे यहाँ पर एक उपसय संयोजी यौगिक का सूत्र लिखा है CO ब्रैकेट में NH3, ठीक है, NH3 ब्रैकेट बंद Cl2 है, में CO की उपसय संयोजन संख्या क्या है, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो जुड़ी होगी वो क्या होगी, यहाँ पर लिखा नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए 2 लिखा है तो क्या हो जाएगी, उपसय संयोजन संख्या क्या होगी, 2 है। संकुल में CuNH3 4SO4 में Cu की ऑक्सीकरण संख्या निम्न प्रकार से होगी। जैसे यहाँ पर देखेंगे थोड़ा और लिखा है, किससे ज्ञात कर सकते हैं, से ज्ञात की जा सकती है। जैसे हम Cu की ऑक्सीकरण संख्या में ज्ञात करनी हो तो ब्रैकेट में जो शब्द लिखे हैं उन सब की ऐसे हमेशा किसकी निकाल, ऐसे हमें निकाल रहे हैं, निकाल कर लिख लेते हैं। इसकी निकालना में Cu ब्रैकेट में क्या लिखा है, NH3 का 4 ब्रैकेट बंद, किसका लिखा है, SO4 लिखा है। तो हमेशा क्या जिसकी निकालनी उसे क्या मानते हैं, x मान लेते हैं। क्या माना हमने, x माना, यहाँ पर क्या माना, x माना। प्लस किसकी निकालनी है, NH3, तो NH3 एक उदासीन परमाणु होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0। उसके पास जो घात लगी है उसका गुणा क्या होगा, 4। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 प्लस क्या हो जाएगा, जो आपकी SO4 की कुल ऑक्सीकरण संख्या होती है -2 होती है, बराबर क्या हो जाएगी, कुल की टोटल की क्या होती है, पूरे की होती है 0। तो क्या हो जाएगा, x प्लस ये हो जाएगी 0, ये हो जाएगी माइनस, प्लस क्या हो जाएगी, माइनस बराबर 0। तो ये 2 उस साइड चले जाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरे साइड चलेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, यानी प्लस की 2 ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी, किसकी, Cu की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। क्लियर है, तो सॉरी क्या हुई, सब उपसय संयोजन संख्या से आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 का खा देखें, संक्रमण तत्व क्या है, इनके चुंबकीय गुणों में रंगीन आयन का बनाना तथा संकुल आयनों का बनना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आंसर देखेंगे तो आपका प्रश्न नंबर 5 के खा का उत्तर है, वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा स्तरों के कक्षकों में भरे जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ए तत्व तथा एस तथा पी ब्लॉक, सॉरी किसके, एस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, तो संक्रमण तत्व अथवा आयन का रंग अपूर्ण डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण, अपूर्ण डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है। अपूर्ण डी कक्षकों की इसमें उपस्थिति अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र से प्रकाश का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से उच्च डी कक्षक वाले कक्षक में चले जाते हैं और अवशोषित प्रकाश का पूर्णतः रंग प्रेरित रंग होता है। ठीक है, और ये D1 और D9 विन्यास वाले, यानी D1 और D9 वाले वह रंगीन होते हैं, जबकि D10 वाले तत्व, ठीक है, कितने ऐसे कितने, D10 और D9, इसको कैसे रखा था, गलती है, वही D1 और D9 विन्यास वाले तत्व क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। यह संक्रमण तत्व तथा संक्रमण इनके चुंबकीय गुणों तथा रंगीन आयनों का बनना तथा संकुल आयनों का बनना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है प्रश्न नंबर कितने का, प्रश्न नंबर 5 का सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल T1/2 का 10 गुना होता है। तो चलिए देखते हैं।
इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले तो आप एक बात ध्यान रखना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर क्या होता है 2.303 बटे टी क्या होता है log 10 a बटे a माइनस एक्स ए होता है। ठीक है, इसी प्रकार आप एक और देखना कि अगर अर्धायु काल के लिए क्या होगा, तो अब अर्धायु काल के लिए लिखेंगे जाता है, अगर एक बार देखिए 2.303 बटे के क्या होता है के, और log 2 किसके लिए होता है, एक अर्धायु काल के लिए। अब ये दो फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक है, तो हम बात करें तो इसको एक मान लो, इसको मान लो, दो मान लो। अगर हम क्या करें कि जो इसमें आपके इस के की जगह समीकरण 1 से समीकरण 2 में क्या करें, के का मान रख दें यहाँ पर, तो क्या लिखें, समीकरण 1 का मान समीकरण किस में रखने, 2 में रखने पर। ठीक है, मैं सिद्ध करना है कि कितने गुना होता है, क्या सिद्ध करना है, मैं देखो कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का टी 1/2 का 10 गुना होता है, यानी अर्धायु काल का 10 गुना होता है, सिद्ध करना है हमें। तो हमने मान लिया, तो हम क्या करें, टी 1/2 बराबर 2.303 की जगह हम क्या लिखते हैं, ये पूरा मान रख दें 2.303 बटे क्या हो जाएगा आपका टी, और साथ में क्या हो जाएगा log 10 a बटे a माइनस क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, टोटल मान, और ये क्या है आपका log 2 रखा हुआ है। ठीक है, तो एक से एक कैंसिल हो जाएंगे नहीं, क्लियर कट जाएंगे, तो आपका बचा क्या है। ठीक है, तो आपका बचा क्या है टी। अब टी को आप कैसे लिख दीजिए कि आप यहाँ पर अगर ऊपर निकालोगे तो क्या बचेगा टी 1/2। ठीक है, क्या चले जाएगा टी, और क्या हो जाएगा log 2 बटे क्या हो जाएगा log a बटे a माइनस एक्स बच जाएगा। अगर हम क्या करें, कैंची गुणा करके रखें, तो हम क्या लिखें कि टी log 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा टी 1/2। ठीक है, हो जाएगा, और क्या बचेगा आपका log a बटे a माइनस एक्स बचेगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टी का मान है पता है कितना समय हो चुका था अर्धायु काल में, कि 99.9% पूर्ण हो चुका था, और log 2 हो चुका था, और टी 1/2, और ये आप लिखे रहने दीजिए log a बटे a माइनस एक्स हो जाएगा, वैसा के वैसा। अब क्या कीजिए कि अगर आप क्या करें 99.9% तो काम पूरा हो चुका है समय में, और ये क्या करें टी 1/2 को अगर आप यहाँ लेते हो तो क्या हो जाएगा आपका log a बटे a माइनस एक्स, और ये log 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे log 2 ऐसा चला जाएगा। लेकिन अभी मान लीजिए a क्या होती है आपकी प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता मान लीजिए कितनी है 100 है, यानी अगर मान लीजिए a बराबर कितना है 100 है, तो अगर हम क्या करें a माइनस एक्स करें तो अंतिम सांद्रता अपनी क्या थी कि 99.9 थी। ठीक है, ऐसे क्या थी 99.9 थी, तो 100 में से 99.9 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 0.1 बचेगा। तो यहाँ पर हम रख देंगे कि log क्या बचेगा आपका 100/0.1, और नीचे क्या बचेगा log 2 बच जाएगा कि नहीं। तो हमें क्या करना है कि log इसे अब हटाओगे पॉइंट तो यहाँ पर हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा log कितने बचेंगे log 1000 बटे log 2 बचेगा। तो log 1000 का मान होता है 3, और log 2 का मान होता है 0.3 आप रख दीजिए, तो आप पॉइंट हटाओगे ऊपर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगी, तो 30 धाम 30 10 बार चला जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 99.9% बटे टी 1/2 बराबर कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, अब बटे में एक गुणा और कैंची करोगे तो 99.9% अभिक्रिया किसकी 1/2 की कितनी गुना हो गई 10 गुना हो गई गुणा 10 का गुणा हो गया, तो 10 गुना निकल कर आ जाएगी। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 का घाय इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है इलेक्ट्रोड विभव, प्रश्न नंबर 5 का घा का उत्तर। तो किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने तथा ग्रहण करने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो यह निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। क्या लिखा ना निम्न कारकों, एक बच्चों द्वारा लिखाया गया है, तो यह
निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, धातु की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। दूसरा, विलयन में उपस्थित धातु आयनों की सांद्रता पर। तीसरा, तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 6 के पदों को परिभाषित कीजिए। चलिए देखते हैं मूल अंश, मूलता, मूलरता और द्रव्यमान प्रतिशत, इनको देखते हैं। तो पहले देखते हैं मूल अंश। क्या देंगे? मूल अंश क्या होते हैं? तो क्या होगा, एक बिलियन में किसी घटक विशेष का मूल प्रभाज उस घटक के मूलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी घटक के कुल मूलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर देखिए मूललता की बात की जाए तो विलायक में 1000 ग्राम में घुलित विलेय के मूलों की संख्या को विलेय की क्या कहते हैं, मूललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। ये हो जाएगा उसके लिए फॉर्मूला। तो देखिए मूलरता की बात की जाए तो किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ के मूलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मूलरता कहा जाता है। विलयन की इकाई मूल प्रति लीटर होती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। मूलरता की इकाई मात्रा क्या होगा आपका? मूल प्रति लीटर हो जाता है। उदाहरण की बात की जाए तो यहाँ पर 0.2 मूलरता का तात्पर्य है कि विलेय में 0.2 मूल को 1 लीटर विलयन में घोला जाता है। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत की बात की जाए तो किसी विलयन का प्रति सांद्रण 100 ग्राम, कितने में? 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे कैपिटल W स्मॉल w से प्रदर्शित किया जाता है। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। साथ में देखिए अब उसका उसी में एक अथवा वाला प्रश्न भी है। कोलराउस का नियम क्या है? देखिए प्रश्न नंबर क्या है? 6 में कोलराउस के नियम की सहायता से ताप में आप एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मूल्य चालकता किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो पहले देखिए कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता 2 मानों का योग है, जिसमें एक मान धनायन तथा एक मान ऋणायन पर निर्भर करता है। तो ये हो जाएगा उसके लिए फॉर्मूला है धनायन और ऋणायन का मान। कोलराउस नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्ट अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा और आगे लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 का खा है। प्रश्न नंबर 6 का खा क्या है? अभिक्रिया के औसत तथा ताक्षणिक वेग को समझाइए और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। तो देखिए और जो प्रश्न दिए हुए हैं आप इनको नोट कर लीजिएगा। लिखा है आप इसको हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और जो प्रश्न हैं उनको भी हम सॉल्व करा देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।